नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण यादव अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के माध्यम से, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इससे पूर्व के वीडियो में हमने पृथ्वी का इतिहास, पृथ्वी की आयु और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया। और उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को हमने स्पष्ट कर दिया था कि पृथ्वी की जो संकल्पना है या पृथ्वी की उत्पत्ति की जो संकल्पना है, उसकी दो संकल्पनाएं या दो अवधारणाएं मूलभूत से हैं। एक हमने लिया था धार्मिक संकल्पना और एक हमने लिया था वैज्ञानिक संकल्पना। और हमने इस चीज़ को स्पष्ट भी किया था उस वीडियो में कि जो धार्मिक संकल्पना है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नकार दी गई है, या धार्मिक संकल्पना का अभी वर्तमान परिस्थिति में या वर्तमान जो सामाजिक ढांचा है उसमें इसका कोई सरोकार नहीं है। तो इस कारण हम अध्ययन करेंगे वैज्ञानिक संकल्पना का। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हम वैज्ञानिक संकल्पना का अध्ययन करते हैं तो दो अवधारणाएं हमारे सामने आती हैं। मेनली कितनी अवधारणाएं हमारे सामने आती हैं? दो अवधारणाएं हमारे सामने बनती हैं। दो अवधारणा, उसमें पहली आती है द्वैतवाद, या हम कहें एक तारा संकल्पना। इनका मानना है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है या पृथ्वी का निर्माण है, उसके निर्माण में केवल एक तत्व, या हम कहें एक तारा, या हम कहें कि एक इंडिविजुअल, केवल मात्र एक पार्टिकल मैटर विद्यमान है। द्वैतवादी संकल्पना क्या मानती है कि पृथ्वी की जो संकल्पना है उसका निर्माण कैसे हुआ है? केवल मात्र एक पार्टिकल मैटर से या एक तत्व से है। और द्वैतवाद के बाद आता है अद्वैतवाद। क्या आता है? अद्वैतवादी संकल्पना, या हम कहें दो तारा संकल्पना। यह संकल्पना या यह अवधारणा कहती है कि इसमें एक या एक से अधिक बहुत सारे कण या बहुत सारी पार्टिकल मैटर्स पृथ्वी के निर्माण में सहायक हैं। तो सबसे पहले हम क्या अध्ययन करेंगे? द्वैतवादी संकल्पना अध्ययन करेंगे। और द्वैतवादी संकल्पना को जिस वैज्ञानिक ने या जिन विद्वानों ने दिया, उनमें सबसे पहले नाम आता है कास्तेदा बफन का। क्या? कास्तेदा बफन, जिन्होंने वैज्ञानिक संकल्पना तो दी 1749 में, और इस चीज का भी समर्थन किया कि पृथ्वी में जो पृथ्वी का निर्माण है उसमें एक तारा या एक कण या एक अणु की ही मुख्य भूमिका है। इसी श्रृंखला में किसका नाम आता है? लाप्लास का। लाप्लास ने भी इस चीज का समर्थन किया। कांट ने भी किया, इम्मानुएल कांट। और एक रास महोदय थे, उन्होंने भी इस चीज का एक, या कहूं कि द्वैतवादी संकल्पना का समर्थन किया। द्वैतवादी संकल्पना के समर्थक विद्वान थे। तो सबसे पहले हम लेंगे कांट की संकल्पना पढ़ेंगे, जो द्वैतवादी संकल्पना है और कांट ने दी थी, उस संकल्पना को करेंगे। उस संकल्पना का नाम है कांट की वायव्य राशि संकल्पना। क्या नाम है उसका? कांट की वायव्य राशि संकल्पना। यह है कांट की वायव्य राशि संकल्पना। कांट महोदय ने यह संकल्पना रखी 1755 में। कब रखी? 1755 में। 1755 में कांट महोदय ने संकल्पना विश्व पटल पर रखी और उन्होंने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति में केवल मात्र एक अण या एक कण, या हम कहें कि एक पावर भी कह सकते हैं उसको, उष्मा का योगदान है। उन्होंने कहा जो ब्रह्मांडीय शक्ति, उन्होंने ब्रह्मांड शक्ति कहा कि सौरमंडल में जो विद्यमान है वो एक कण में के रूप में है। वो कण घूमता है, मूवमेंट करता है, और वो सौरमंडल में वो घूमता है तो क्या अपने आप ही वो विस्तृत होता है, उसका आकार बढ़ता है, वो स्वयं ही गति प्रदान करता है, उसमें मूवमेंट होता है, वो ठोस भी हो जाता है, और ठोस होने के साथ साथ उष्मा का, या हम कहें कि ऊर्जा का भी अवशोषण करता है या संश्लेषण करता है। इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी संकल्पना में रखा। कांट ने ब्रह्मांड में देव आद्य, उन्होंने कहा कि जो देव आद्य या कहें, जो मैंने जिक्र किया था
कि ब्रह्मांडीय शक्ति या देव शक्ति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो एक कण है यह अपना आप ही तो क्या करता है, मूव करता है। इसमें पावर अपने आप आती है और इसके आकार में वृद्धि भी अपने आप होती है, और यह आकार में वृद्धि विभिन्न माध्यमों से होती है जिसे ऊर्जा का यह अवशोषण करता है। और ये सभी क्या है, विभिन्न प्रकार के, या कहें कि उनकी 9 गांठों का निर्माण हो गया ऐसे ही ब्रह्मांड में। और उन 9 गांठों को सूर्य के अतिरिक्त उन्होंने क्या, ग्रह का नाम दिया। इन 9 गांठों को उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रह का। और कहा कि सौर मंडल में ये 9 ग्रह हैं। कांट ने ये परिकल्पना, ये संकल्पना रखी। उन्होंने कहा कि ये जो 9 गोल छल्ले हैं, 9 गोल छल्ले हैं जिन्हें हम ग्रह कहते हैं, इनका निर्माण इस तरह हुआ है। इन्होंने मूव किया सौर मंडल में, मूवमेंट करके इन्होंने ऊर्जा का अवशोषण किया या संश्लेषण किया। ऊर्जा का संश्लेषण और उसका अवशोषण करने से इनमें गति आई। गति आने से इन्होंने जब सौरमंडल में घूर्णन किया या सौरमंडल में इनका विचरण हुआ, इनकी मूवमेंट हुई, तो ये ठोस हो गए। तो इस प्रकार से पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। तो 9 ग्रह में से तीसरे नंबर का जो ग्रह था, उन्होंने कहा इस तरह अर्थ बना, इस तरह ही क्या बना, पृथ्वी बनी। इस तरह ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। जो संकल्पना 1755 रखी, उसकी मूल अवधारणा ये थी। इसका ये मैं कहूँ कि जो सार था। अब इसका मूल्यांकन करें तो उन्होंने ये देव्य सिद्धांत को, या हम कहें कि देव्य शक्ति को इसमें मुख्य पॉइंट पर रखा, या इसका उनका जो केंद्र बिंदु था वो क्या था कि जो देव सिद्धांत है, जो आद्य सिद्धांत है, वो इसमें कार्य कर रहा है। और उससे एक कण निहारिका के रूप में बदल रहा है, एक कण ही विभिन्न ग्रहों का जो आकार ले रहा है या फलीभूत हो रहा है, ये उन्होंने अपनी संकल्पना में रखा। इसके बाद इनकी संकल्पना का खंडन होता है, लाप्लास महोदय आते हैं। लाप्लास कब आते हैं? लाप्लास महोदय आते हैं 1796 में। 1796 में उनकी जो संकल्पना दी, उस संकल्पना का नाम था कि लाप्लास की निहारिका संकल्पना। क्या? निहारिका। क्या संकल्पना का नाम था? निहारिका संकल्पना। और उन्होंने कब दी? 1796 में। और 1796 में उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक के माध्यम से इस चीज को विश्व पटल के सामने रखा। वो बुक थी द एक्सपोजन ऑफ द वर्ल्ड। बुक क्या थी? एक्सपोजन ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोजन ऑफ द वर्ल्ड के माध्यम से उन्होंने 3 अवधारणाओं के माध्यम से, या एक हम कहें कि 3 सूत्री जो उनकी अवधारणा थी, उसके माध्यम से उन्होंने कांट की जो संकल्पना थी उसका खंडन किया। वो 3 मेन लिए थी। उन्होंने कहा कि निहारिका अथवा अन्य कणों में टकराव से ऊष्मा नहीं होती। उन्होंने क्या कहा? जो निहारिका है या और अन्य कण है, उनमें जो टकराव होता है उसके द्वारा ऊष्मा नहीं होती। और उन्होंने अपनी संकल्पना में कहा कि इससे ऊष्मा नहीं थी, ऊष्मा इनमें विद्यमान रहती है पहले ही। उन्होंने कहा था कि इसमें पहले ही ऊष्मा विद्यमान रहती है, इसमें ऊष्मा का संचालन स्वतः होता है। और इसको उसने निहारिका का नाम दिया। क्या दिया? निहारिका। और उन्होंने कहा इसी निहारिका से क्या बनती है? नेबुला। इसी निहारिका से क्या बनती है? नेबुला। उसके बाद उन्होंने सेकंड नंबर पे रखा कि आकार में वृद्धि के साथ भी गति में वृद्धि नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो आकार में वृद्धि होती है, जैसा कि कांट ने कहा था कि जो एक ये छोटा सा पार्टिकल मैटर है, ये अपने आप मूव करता हुआ आकार में वृद्धि करता है। उन्होंने कहा कि आकार में वृद्धि नहीं होती। जो स्थिति सौरमंडल में वस्तु स्थिति ग्रहों की है, वो उसी मात्रा में या उसी आकार में, उसी विषय वस्तु में विद्यमान है। उन्होंने इस चीज़ का भी खंडन किया कि गति के साथ, गति के कारण आकार में वृद्धि नहीं होती। और उन्होंने कहा कि कणों के टकराव, जैसे कांट ने कहा था कि एक कण दूसरे कण से टकराता है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और उससे क्या गति मिलती है, पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो लाप्लास ने कहा कि कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने कहा कि कणों के टकराव के माध्यम से गति नहीं होती। जो सौरमंडल है उसमें विभिन्न ग्रह हैं, वो सब ग्रह घूमते रहते हैं, वो अपने आप मूव करते हैं।
ये सौरमंडल का आकार, उन्होंने कहा कि जैसे आप पता है कि सौरमंडल का आकार तस्तरी नुमा होता है और सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो अपने आप घूमते रहते हैं। इसमें सौरमंडल के ग्रहों की गति के अंदर जो कणों का टकराव है, उस टकराव के कारण गति उत्पन्न नहीं होती लाप्लास के अनुसार। उन्होंने कहा कि ये कण अपने आप ही मूवमेंट करते रहते हैं। और लाप्लास की ये संकल्पना मतलब हम कहें कि मेन रूप से अच्छी तरह सार्थक थी और इसकी सार्थकता अत्यधिक रही। और लाप्लास की संकल्पना में बाद में जो संशोधन किया वो किसने किया? रासमुद्रे ने किया। किसने किया? रास में इसमें संशोधन किया। रास में इसमें संशोधन किया और रास ने संशोधन किया इसमें। और उन्होंने कहा कि जो निरंतरता है, जो निहारिका की निरंतरता है, उसमें जो शीतलता आती है वो अपने आप ही विद्यमान है। और जब वो शीतल होती है तो जो तप्त, जो उष्मा, उसमें अपने आप उन्हें, जैसे उन्होंने कहा कि उष्मा नहीं होती, उष्मा अपने आप विद्यमान रहती है। तो उन्होंने कहा जब उष्मा का लॉस हो जाता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो वो क्या होती है? निहारिका या नेबुला वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद वो एक पिंड का रूप लेती है और उस पिंड को ही हम ग्रह कहते हैं, या कि जो ठोस पार्टिकल मैटर हमें मिलता है उसी से ग्रहों का निर्माण होता है। ये लाप्लास ने अपनी परिकल्पना की। आगे के वीडियो में हमने द्वैतवादी संकल्पनाओं में मुख्य रूप से कांट और लाप्लास को समझा है। अब अद्वैतवादी संकल्पना में हम अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आशा करता हूँ कि मेरे दी गई जानकारी आप सब लोगों के लिए प्रभावी होगी। आपका सभी का आभार।